हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। उम्मीद करता हूं आपने किए होंगे। आज हम उसी से आगे कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। क्वांटम आवेश मतलब इसको कहा जाएगा वन क्वांटा। क्वांटा क्या होता है? वह न्यूनतम आवेश जिसका विनिमय संभव होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यह हमारा वन क्वांटा कहलाता है। ये शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं और बोर्ड में एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत अधिक होते हैं। और इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्मॉल आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य, मतलब ये दो प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर है, स्थिर विद्युत बल है, स्टैटिक फोर्स F अप्लाई हो रहा है। बिकॉज दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, इनकी जो नेचर है पॉजिटिव है, तो यहां पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है नहीं? तो प्रोटॉनों को हटाकर अब अगर इनको हटा दिया जाए और इनकी जगह इलेक्ट्रॉन्स रख दिए जाएं जो स्मॉल आर दूरी पर हैं, तो फोर्स का मान कितना होगा? हमें मालूम है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में होता है। अगर इनका परिमाण देखें तो परिमाण का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। इस कारण F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये Q1 और Q2 एज ए हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण के रूप में लेते हैं। इस कारण जो प्रोटॉन पर लगने वाला बल है और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सही है? अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है नहीं, एक हो परावैद्युतांक εr = 1, तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? यहां पर क्या होता है, εr = ε/ε0, मतलब रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एंड अपॉन स्पेस, एयर और वैक्यूम। तो यहां पर जो मान आएगा एप्सिलॉन = ε0 यहां पर जो निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछी जा रही है, यह किसकी पूछी जा रही है? माध्यम की। ठीक है नहीं? यहां पर मीडियम में आपसे पूछी जा रही है कितनी होगी, तो εr का मान कितना हो गया यहां पर 1, तो एप्सिलॉन = ε0। ε0 का मान कितना होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं? यह हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा यहां पे? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा Q1 Q2 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आएगा तभी 0 से छोटा मान आएगा। अब ये 0 कब, माइनस कब आ सकता है? Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव हो तब आ सकता है, या Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव हो, इन दो स्थितियों में आएगा। मतलब दोनों परस्पर विपरीत आवेश होने चाहिए, और जब ये चार्ज होंगे तो इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा।
समझ में बात आ गई। तो यहां पर पूछा गया है दोनों आवेशों के मध्य बल और प्रकृति क्या होगी। कौन सा बल लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और नेचर कैसी होगी? अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जब Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, जब ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, उसी स्थिति के अंदर यह पॉजिटिव मान आएगा। क्लियर है? मतलब सेम चार्जेज होने चाहिए, सेम नेचर के, सेम नेचर के। और सेम नेचर के होंगे तो क्या होगा? दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो आपके फोर्थ क्वेश्चन तक हो चुके हैं। यहां पे उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। पांचवा क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, कितना है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इलेक्ट्रॉन अपने भार के कारण क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लेगा, मतलब F इक्वल टू mg लगेगा। और इसको संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, ऊपर की साइड में। ठीक है नहीं? संतुलित रखेगा। यहां पर इक्विलिब्रियम में होंगे दोनों के दोनों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? QE इक्वल टू mg। हमें इंटेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी mg अपॉन q। ठीक है नहीं? यहां पर q की जगह क्या हो जाएगा? E, mg अपॉन e। यहां पर e दिया हुआ है तो मान क्या आ जाएगा? यहां पर m का मान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। किलोग्राम में है तो g क्या आ जाएगा? 9.8 अपॉन e का मान क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सही है? तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? दोनों पॉइंट हटा देंगे तो इधर 91 इंटू 98 इंटू 16 और यहां पर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 19। हमारा अब यहां पर मान आ जाएगा 91 इंटू 9.8। पॉइंट यहां पर था। जब इसे हल करेंगे, इस पूरे को हल करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद आएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। तो जहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन क्या है? निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य F बल लग रहा है। निर्वात मतलब जहां पर कोई भी एटम नहीं होता है, एयर समझ लें या निर्वात समझ लें। दो पॉइंट चार्जेस हैं यहां पर Q1 और Q2, कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच में फोर्स F अप्लाई हो रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दें, अब देखो जरा, ये Q1 और Q2 है। अगर यहां पर एयर है, एयर का मतलब F नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला आएगा फोर्स। अब यहां पर क्या किया? ब्रास प्लेट रख दी, ब्रास प्लेट, पीतल की प्लेट रख दी, तो यहां पर क्या आ गया? मीडियम आ गया। सही है? मीडियम के अंदर जो कूलॉम फोर्स होता है ये इस रूप में होता है, Fm इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू F नॉट। सही है नहीं? तो रख दिया, तब बल का मान कितना होगा? अब ये जो ब्रास प्लेट है, पीतल की प्लेट है, और पीतल अपने आप में क्या है? एक धातु है। सही है नहीं? जो भी मेटल है, धातु है,
धातु का जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है इनफाइनाइट, देन एफ एम इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट इंटू एफ नॉट, देन एफ एम इक्वल टू 0, 1 बटे अनंत बराबर 0 होता है। किसी भी प्रकार की धातु हो, चाहे वो पीतल लें चाहे XYZ कोई सी भी लें, उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने के कारण मीडियम में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे कण का उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल ही देना है जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। ऐसा एकमात्र कण है फोटॉन, इसका विराम द्रव्यमान हम 0 लेकर चलते हैं, यह माना ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है K इक्वल टू, 8वां क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। K की निर्भरता बतानी है। और जहां तक है न्यूटन, वो अपने उन्होंने कूलॉम्स लॉ किया था, कूलॉम्स लॉ में स्पेशल मैंने आपको ये निर्भरता बतलाई थी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बतलाया था ये जो फॉर्मूला है K का मान है, सही है नहीं, K कैसे निकलेंगे, K बराबर F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो पहली बात, आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है Q1 Q2 पर। दूसरा, आवेशों के मध्य की दूरी पर R पर निर्भर करता है। तीसरी बात, आवेशों के बीच के माध्यम पर, मतलब इसके बीच में यहां पर किस तरीके का माध्यम है। चौथी बात, F के मात्रक पर यह निर्भर करता है। 7 and 14 आवेश का मान कूलाम में लिखने हैं, आवेश Q निकालना है, ठीक है नहीं। Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, सही है। और यहां पर ये जो N है, N क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या। तो यहां पर जो Z है मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या के होता है। हमने हमारा सूत्र लिया था XZA, तो X तत्व का नाम होता है, A द्रव्यमान संख्या होती है, और यह होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। तो Np इक्वल टू क्या हो गया, 7। तो Q इक्वल टू Np इंटू E। तो Np का मान 7 और E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। देन Q इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहां पर कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये आपका चार्ज मिल जाता है। हमारा क्वेश्चन है 10th क्या कह रहा है, ये तो आपके पास एबोनाइट है और दूसरा हमारे पास फर है, रोएदार कपड़ा। एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ नेगेटिवली चार्ज है और फर क्या हो गया, यहां पर डेफिनेट है पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कहां से आए हैं, फर से आए हैं, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें से निकले हैं और इस पर आए हैं। ये क्यों हो गया, देखो
ये एबोनाइट का एटम है और ये वाला आपका फर का एटम है। यहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जब हम फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन करने पर एनर्जी उत्पन्न होती है। ये एनर्जी जो उत्पन्न होगी, ये एनर्जी दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ग्रहण की जाएगी। इस एनर्जी के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वो टूट जाएगा। अब इस एनर्जी की तुलना में ये वाला जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल इसका तो अधिक होता है, मतलब ये वाली एनर्जी इसको तोड़ने के लिए पूरी नहीं पड़ती, जबकि इसके आकर्षण बल को ये एनर्जी तोड़ देती है। मतलब इसके लिए तो ज्यादा है एनर्जी, इसके लिए कम है। तो जैसे ही ये एनर्जी लेवल ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से कहां जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा एबोनाइट पर आ जाता है, फर से एबोनाइट पर आ जाता है। तो इस तरीके से फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेश के सीजीएस तथा एसआई मात्रकों के नाम लिखिए। जरा देखेंगे, ये जो आवेश का एमकेएस मात्रक होता है, ये होता है कूलाम, ये कहलाता है। और जो सीजीएस मात्रक होता है, ये दो तरह से होती है। एक तो कहलाता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक, और दूसरा होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या हो जाएगा यहां पर, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इस तरीके से ये दो होती है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। ये जो एक कूलाम चार्ज होता है, ये होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के बराबर, और साथ में जो EMU होता है 1/10 EMU। ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, सही है नहीं। ये तो MKS का है और ये दोनों किस में है, CGS में आता है। अगर ESU पूछा जाता तो ये रहा, EMU पूछा जाता ये रहा। क्लियर। 2 ग्राम तांबे के गोले में 2 × 10⁻22 परमाणु हैं। प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर आवेश इतना है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर आवेश कितना है, 29 E। 2 ग्राम तांबे के गोले में परमाणु की संख्या 2 × 10⁻22। तो 2 ग्राम तांबे के गोले पर कुल आवेश Q बराबर 2 × 10⁻22 × 29E। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 58 × 10⁻22 E कूलाम। हमारे पास सूत्र क्या होता है, Q = NE। तो यहां पर N तो ये रहा और E ये रहा, सही है नहीं। तो 2 ग्राम तांबे के गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, N।
बराबर 58 इंटू 10⁻22। तुलना कर दी हमने। यहां पर तुलना करने पर, सही है नहीं, हमने इस सूत्र से तुलना की है। तो ये तो n हो गया और ये आपका e हो गया। ये बात आ गई एक हमारे पास क्लियर। अब हम बात करते हैं 2 माइक्रोकूलाम आवेश देने के लिए 2 माइक्रोकूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बराबर NE से N बराबर Q अपॉन E। Q का मान 2 माइक्रोकूलाम 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। देन N इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो दशमलव हटता है, 0 ऊपर जाता है, 10 की घात माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये कटेगा तो यहां पर 10 की घात माइनस 13 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो n इक्वल टू 5/4 इंटू 10⁻13। ये ऊपर जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात 13। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है नहीं। तो अब 2 ग्राम तांबे के गोले में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 58 इंटू 10⁻22 और 2 माइक्रोकूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1.25 गुणा 10 की घात 13। तो 2 ग्राम तांबे के गोले से 2 माइक्रोकूलाम आवेश देने के लिए गोले से हटाया गया अंश, हटाया गया इलेक्ट्रॉन का अंश, सही है नहीं। अब अंश निकालेंगे, कितने भाग में हटाए गए, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या भाग। तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहां पर आ जाएंगे, 2 ग्राम गोले पर। इतने तो संख्या थे। और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोकूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तभी तो अनुपात पता लगेगा। यहां पर कितना था, 1.25 गुणा 10 की घात 13 बटे टोटल कितने थे 58 इंटू 10⁻22। अब यहां पर हमने क्या किया, दशमलव को हटाया और नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, 125/58 इंटू 10⁻13 माइनस 22, 23, 24, 24। अगर देखा जाए भाग देंगे तो भाग देने पर इसका मान आएगा 2.15 इंटू 10⁻⁻11। यहां पर 58 गुणा 10 की घात 22 का इतना भाग हटाने पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश बन जाता है जो हटाया गया है। भाई 2 माइक्रोकूलाम आवेश को हटाना है, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए, तो यहां पर हटाए गए इलेक्ट्रॉन का अंश मतलब भाग, इतना भाग यहां से हटाया गया है। अब थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में समझ लिया जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास एक गोला है, ठीक है ना, धातु का गोला। इसके अंदर 5000 इलेक्ट्रॉन हैं, सही है।
अब इसमें से हमें 500 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। 5000 में से 500 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का कितना अंश हटाया गया? हटाए गए इलेक्ट्रॉन का अंश टोटल कितने थे? 5000, हटाए कितने? 500। तो कितने हो गए? 0 से 0 गए 10, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनों का 1/10वां भाग हमने हटाया है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 58 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन थे। हटाने कितने हैं? 1.25 इलेक्ट्रॉन 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। ये तो हटाने हैं, ये कुल हैं। तो हटाया गया भाग कितना है? 2.15 × 10⁻−11 इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं 2 माइक्रोकूलाम आवेश के लिए। एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है। क्या यह सदैव विद्युत बल रेखा के अनुदिश गति करेगा? जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जब ऐसा तब करेगा जब यह सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करता है तो यह विद्युत बल रेखा के अनुदिश गति करता है। परंतु ये जो आवेशित कण है यह त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण बताता है। क्योंकि यह त्वरण बताता है, मतलब त्वरण की दिशा को बताता है, वेग की दिशा को नहीं बताता, इसलिए यह जरूरी नहीं होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है कि आवेश संरक्षण का नियम पता करना है। आवेश संरक्षण के नियम से नाभिकीय अभिक्रियाओं का पता करना है। तो LHS बराबर RHS होना चाहिए। यहां पर परमाणु क्रमांक का टोटल परमाणु क्रमांक के बराबर और द्रव्यमान संख्या का द्रव्यमान संख्या के बराबर होना जरूरी है। तो यहां पर 4 और 1 5, यहां पर टोटल कितना हो जाएगा इनका? 5। यहां पर 0 है तो यहां पर 5 आएगा तब बात बनेगी। यहां पर 9 और 1 10, यहां पर 1 है, यहां पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 5 है और द्रव्यमान संख्या 9 है, कौन सा होगा? बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन क्या हो जाएगा? 5 9। ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पर X है, 6 और 1 इन दोनों का टोटल लगाएंगे 7, 12 और 1 यहां पे 13। अब ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 7 हो? तो क्या होता है? 7N14 होता है। क्लियर है। परंतु यहां पर आइसोटोप हो जाएगा, ये 13 हो गया, नाइट्रोजन आ गया। यहां पर 7 और 1 8, यहां पर 2 पहले से ही तो 6 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया। 15 और 1 16, 16 में से 4 गए, यहां पे 12 आ जाएगा। तो देखो 12 और 4 16 और 7 और 1 8, 6 और 2 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कार्बन C612। इस तरीके से यहां पर कार्बन हो जाएगा। इस अवस्था में आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है। ओके फ्रेंड्स, आज का काम पूरा होता है। हमने आज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए थे। पिछले वीडियो में आपने काफ़ी काम कर लिया है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो RBSC बोर्ड में अंकिक प्रश्न है, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल हैं, आप मेरे वीडियो न्यूमेरिकल्स का 2nd और 3rd आप देखेंगे तो लगभग सारे न्यूमेरिकल उसके अंदर पूरे हो जाएंगे। 2-4 न्यूमेरिकल हैं जो हमें करवाने होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 वाली जो वीडियो हैं
वो आपको आज देखनी है। उसमें लगभग सभी न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है, बढ़िया न्यूमेरिकल हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर हो जाएंगे। तो ठीक है, हम नई वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।